नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव जुल्का और आज मैं फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे लाइट क्या होती है और आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये जो लाइट का जो कॉन्सेप्ट है ये किस तरह से डेवलप हुआ। अर्ली थ्योरीज को भी हम देखेंगे, कैसे धीरे 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 ह्यूमन थॉट्स जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है जैसे जैसे ग्रो करी, साइंटिफिक थॉट जैसे जैसे ग्रो किया, उसी तरह से लाइट का कॉन्सेप्ट ग्रो करता गया। मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर जिसमें मैंने बात करी थी कि जो लाइट का जो नेचर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नेचर होता है और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जैसे रेडियो वेव्स हो गए, माइक्रोवेव्स हो गए, एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, कॉस्मिक रेज हैं, हर चीज एक ही तरह की है। लाइट का जो बेसिक नेचर भी वही होता है। पर इस वीडियो में हम कुछ ज्यादा डीप जाके देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि ये सारा जो लाइट का कॉन्सेप्ट है ये किस तरह से डेवलप हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कि धीरे धीरे जैसे जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट होती गई उस तरह से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है लाइट के बारे में और इम्प्रूव होती गई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही नहीं दोस्तों, लाइट के बारे में और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है जानने के लिए। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले लाइट होती क्या है? तो बेसिकली लाइट तो है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे मैंने अभी बोला, जो हमारी आई डिटेक्ट कर सकती है। ऐसे भी बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो आपका मोबाइल फोन डिटेक्ट करता है, जैसे वो मोबाइल सिग्नल कैच करता है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। ऐसे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो आपका रेडियो सेट है वो रिसीव करता है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसी तरह से जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम का वो पार्ट है जिसको हमारी आईज डिटेक्ट करती हैं, जिसको हमारी आईज जो है कैच कर सकती हैं। तो उसको हम बोल देते हैं जी विजिबल लाइट, क्योंकि वो हमें आंखों से दिखती है। ठीक है। तो अदरवाइज जो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करें तो ये जो स्पेक्ट्रम है बहुत ही बड़ा स्पेक्ट्रम होता है। इसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसीज, एक और वीडियो है उसके ऊपर आप देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, पर इस वीडियो के अंदर हम लाइट के ऊपर फोकस करेंगे। जो विजिबल लाइट का थॉट किस तरह से धीरे धीरे डेवलप हुआ और हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो दोस्तों जो विजिबल लाइट है वो एक पर्टिकुलर पोर्शन होता है जिसकी जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। और जो हाई वेवलेंथ रीजन है वो रेड की तरफ होता है, रेड लाइट होती है, और जो लो वेवलेंथ रीजन है वो वायलेट होता है। और एक स्पेक्ट्रम जैसे हम रेनबो में देखते हैं या प्रिज्म से जब लाइट निकलती है तो हम देख सकते हैं कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो उस ऑर्डर में वो सारे कलर्स में विजिबल लाइट के दिखते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट। और एक फिक्स स्पीड होती है लाइट के बारे में, हमें ये भी पता है कि जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है उसकी लाइट की जो कांस्टेंट वेलोसिटी है वैक्यूम के अंदर। और अगर सन का हमारे से डिस्टेंस जो है 93 मिलियन है तो सनलाइट जो हमारे अर्थ तक पहुंचने में 8.33 सेकंड का टाइम लेती है। 8 मिनट 33 सेकंड। सो तो लाइट एक फिक्स्ड स्पीड पे वैक्यूम में चलती है, और अगर किसी और मीडियम में लाइट को हम ट्रेवल करवाएं तो उसकी लाइट की जो स्पीड है उसके हिसाब से अफेक्टेड रहती है। तो जैसे हम लाइट को जानते हैं कि जी लाइट होती क्या है, बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, बचपन से हम इस चीज के बारे में पढ़ते आए हैं कि जी लाइट क्या होती है। किसी भी चीज के ऊपर लाइट पड़ती है और वो जैसे ही रिफ्लेक्ट होके वो उस चीज की लाइट जो है हमारी आंखों तक आती है तो हमें वो चीज दिखती है। ठीक है, ये अब एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है लाइट के लिए। कोई चीज का कलर हमें कैसे दिखता है कि किसी सरफेस के ऊपर लाइट पड़ी जी, वो उस सरफेस ने बाकी के सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए, जो पर्टिकुलर कलर उस सरफेस ने रिफ्लेक्ट किया वो हमारी आंखों तक पड़ता है और वो हमें उस कलर का सरफेस दिखता है। अदरवाइज व्हाइट लाइट के अंदर सारे कलर्स होते हैं, हम प्रिज्म के बीच में से देख सकते हैं। तो ये तो है लाइट एज वी नो इट। नो, लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अभी मैंने बात करी काफी डिटेल में कि जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है लाइट, उसकी एक फिक्स स्पीड होती है। और वेव्स जो हैं एनर्जी कैरी करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। और लाइट जो जब ट्रांसमिट होती है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है तो उसके अंदर हम कुछ इंफॉर्मेशन पैक कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे हमें
रेडियो सुनने को मिलता है रेडियो सिग्नल के थ्रू, या टेरेस्ट्रियल टीवी, घर के ऊपर हम एंटीना लगाते थे और वो रेज को कैच करता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को, और हमें टीवी देखने को मिलता था, या मोबाइल फोन में हम सिग्नल कैच करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के अंदर पैक करके एक जगह से ट्रांसमिट करते हैं, दूसरी जगह पे वो इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, उसको डिकोड किया जाता है और वो हमें, तो इस तरह से विजिबल लाइट के अंदर भी हम इंफॉर्मेशन पैक कर सकते हैं, और जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो विजिबल लाइट के अंदर पैक की जा सकती है वो बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। ऑप्टिकल फाइबर जो आज कल आप देखते हो, वो एक उसकी एग्जांपल है, पर उसको और भी बहुत ज्यादा डेवलप किया जा सकता है, और बहुत सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनके टाइप्स होते हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स वगैरह, इसके ऊपर हम डिस्कशन करते रहते हैं अपनी डिफरेंट वीडियोस के अंदर। इसके साथ साथ जो इस थॉट को लाइट के ऊपर कि जी लाइट होती क्या है, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि बहुत सारी थ्योरीज ऐसी हैं जो बताती हैं कि जी लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। लाइट सिर्फ वेव्स नहीं है, जैसे हम कहें जी हमने मोबाइल फोन अपना यूज किया है, तो वो माइक्रोवेव्स या उससे कम वाली जो किसी फ्रीक्वेंसी की 2.5 गीगाहर्ट्ज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कैच करता है, तो इसका मतलब जी वो उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन हमने पैक करी हुई है। बट वो तो हो गया जी लाइट का वेव नेचर, पर इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि लाइट का ड्यूअल नेचर भी होता है। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है कि कुछ पर्टिकुलर ओकेजन्स पे, कुछ पर्टिकुलर केसेस में हम लाइट को एज ए वेव ट्रीट करते हैं, और कुछ पर्टिकुलर ओकेजन्स पे या कुछ पर्टिकुलर केसेस में हम लाइट को एज अ पार्टिकल ट्रीट करते हैं। है ना दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज। हम बात कर रहे थे कि जी लाइट तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो वेव्स होती हैं, ये कोई पार्टिकल थोड़ी होते हैं। पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो लाइट है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, उनका पार्टिकल नेचर भी होता है, जो एक स्पेसिफिक एनर्जी के फोटॉन्स जिसको हम बोलते हैं। तो जो वेव थ्योरी थी जो मिड 19th सेंचुरी में डेवलप हुई थी, वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट नहीं थी। उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि जी लाइट फोटोवोल्टिक सेल के ऊपर पड़ती है, तो जैसी लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो वो उस सेल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो अगर लाइट एक रे होगी तो वो उसको अफेक्ट कैसे करेगा किसी सरफेस को? इसका मतलब जो लाइट है उसका पार्टिकल नेचर भी होता है, वो पार्टिकल किसी एनर्जी से उस सरफेस के ऊपर फॉल करते हैं, और उस सरफेस के अंदर कुछ एक्टिवेशन होता है, फोटोसिंथेसिस है। ठीक है जी, सनलाइट पत्तों के ऊपर पड़ती है और वो पत्ते अपनी एनर्जी फॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब लाइट का एक वेव नेचर नहीं है, लाइट का पार्टिकल नेचर भी है, और ये ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट इसको हम बोलते हैं। तो इसको थॉट को प्रोसेस डेवलप किया गया, प्रोसेस किया गया क्वांटम मैकेनिकल थॉट्स में। को 19th सेंचुरी तक, जब 1800 तक तो हम वेव्स नेचर ऑफ लाइट ही मानते थे, पर कुछ ऐसे ऐसे फिनोमिना भी साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किए, जिससे पता चला जी ये सिर्फ एक वेव नेचर नहीं है, इसका पार्टिकल नेचर भी है। तो इस वीडियो का दोस्तों जो विषय है वो ये नहीं है कि मैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो का विषय है कि ये इतने इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इवॉल्व कैसे हुए, क्योंकि हम अपने कंफर्ट के हिसाब से, साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं कि जी वो जब किसी फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं तो उसको अपनी एक रैशनल थिंकिंग में फिट करने की कोशिश करते हैं, जी ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे साइंटिफिक थॉट डेवलप होता गया, तो हम देखेंगे कि लाइट की हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो भी इंप्रूव होती गई टाइम के हिसाब से। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे जी ये सारी की सारी जो लाइट अंडरस्टैंडिंग थी, लाइट के बारे में अंडरस्टैंडिंग थी, ये डेवलप कैसे हुई। तो स्टार्टिंग के जो साइंटिस्ट थे, पाइथागोरस, एम्पीडोकल्स, एपिक्यूरियस, उन्होंने अपने अपने थॉट्स दिए लाइट के ऊपर। वो ऑब्जर्व करते थे नेचर नेचर को, नेचुरल फिनोमिना को, और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे। जैसे सबसे पहले पहले 500 बीसीई में पाइथागोरस, ये काफी पहले टाइम था, 500 बिफोर क्राइस्ट, जो टाइम इस टाइम पे आई थिंक इसको ये टाइम था जब हमारे इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह राज करते थे, उस टाइम का ये
टाइम था जब लाइट के बारे में कॉन्सेप्ट्स डेवलप होने शुरू हुए। ये उस वक्त कहा गया जी, पाइथागोरस ने बोला जी लाइट तो जो है वो हमारी आंखों से निकलती है। क्योंकि धीरे धीरे साइंटिस्टों ने उस सारे थॉट्स को डेवलप करना शुरू किया। तो सबसे पहले किसी साइंटिस्ट ने बोला, पाइथागोरस ने, लाइट तो हमारी आंखों से निकलती है और ये दूसरी चीजों के ऊपर स्ट्राइक करती है और हमें पता चलता है कि जी ये ऑब्जेक्ट वहां पे है। किसी दूसरे ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं होता जी, लाइट किसी जगह से नहीं निकलती, हमारी आंखों से नहीं निकलती। लाइट ऐसी चीज है जो दूसरी जगह से भी निकलती है, ऑब्जेक्ट से भी निकलती है और हमारे से भी निकलती है। क्योंकि उसने उसने ऑब्जर्व किया जी सूरज जो है वो भी चमक रहा है, जुगनू चमकता है रात को, पर हर चीज नहीं चमकती। तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट से भी लाइट निकलती है और हमारे आंखों से भी निकलती है। तो ये थॉट फिर से उसको और इम्प्रूव किया गया, क्योंकि जो पुराने थॉट्स थे उनको नेगेट किया गया बहुत सारी एविडेंस से। तो एपिक्यूरियस ने बोला 300 बीसीई में कि जो लाइट है वो एमिट होती है सोर्सेज अदर देन लाइट, हमारी आंखों से लाइट नहीं निकलती। विजन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड एंटर्स आई, कि दूसरे सरफेसेस से, दूसरे ऑब्जेक्ट से वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हमें वो चीज जो है वो विजिबल दिखती है, उस चीज को हम देख पाते हैं। ठीक है जी। तो धीरे धीरे यूक्लिड, एक और साइंटिस्ट आया, उसने 300 बीसी में बोला, अपनी एक उसने बुक लिखी ऑप्टिक्स के ऊपर। उसने बोला कि भाई हाँ ये बात सही है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं जिसमें प्रोपगेशन ऑफ लाइट रेज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन स्ट्रेट लाइंस। टॉलमी 100 सीई, तो उसने एक बहुत ही डिटेल्ड स्टडी इसके ऊपर, लाइट के ऊपर करी, और उसने बहुत सारे और चीजों को एक स्ट्रक्चर्ड वे में टेबुलेट करने की कोशिश करी कि भाई लाइट किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट से निकलती है या रिफ्लेक्ट होती है या रिफ्रैक्ट होती है किसी सरफेस पे, उसके एंगल्स ऑफ इंसिडेंस वगैरह, वो सारे के सारा उसने फील्ड डेवलप करने की कोशिश करी। इसके बाद जब ग्रीको रोमन पीरियड के बाद इस्लामिक वर्ल्ड में भी इसके ऊपर बहुत सारी जो रिसर्च होती रही, बहुत सारे फिलोसोफर्स, बहुत सारे जो वाइज लोग थे, उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारा और थॉट अप्लाई किया। तो 830 सीई में ये थॉट थोड़ा सा और आगे बढ़ा। तो हम दोस्तों बात कर रहे हैं कि पटोलमी से के बाद, यूक्लिड और पटोलमी के बाद हम 830 सीई में अगर देखें तो उस वक्त इस्लामिक सिविलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में फ्लोरिश कर रही थी। तो उस सिविलाइजेशन के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट थे, अल ख्वारिज्मी, अल किंडी, जो फिलोसोफर्स ऑफ द अरब्स उनको बोला जाता था। दोस्तों जो अरेबियन फिलोसोफर्स हैं या जो इस्लामिक फिलोसोफर्स हैं, उनके नाम के आगे अल, वो एक रिस्पेक्ट का सिंबल होता है। अगर हम देखें आज के जमाने में एल्गोरिथम, अलजेब्रा, ये सारे के सारे जो इस्लामिक विजडम की देन है, उस टाइम के, उस पीरियड के जो मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने ये सारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए। इसलिए ये कॉन्सेप्ट्स का नाम ही अल से स्टार्ट होता है, अलजेब्रा, एल्गोरिथम, राइट। सो इसी तरह से 1000 तक जो पाइथागोरियन मॉडल ऑफ लाइट था, वो जो जिसमें ये कहा गया कि जी पाइथागोरस ने तो ये बोला था कि आंखों से लाइट निकलती है, उसको पूरी तरह से अबेंडन कर दिया गया, क्योंकि जो विजिबल एविडेंस, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो हमें मिले, या एम्पिरिकल प्रूफ जो साइंटिस्टों ने उसको करने की कोशिश करी, तो पता चला पाइथागोरियन मॉडल ऑफ लाइट वो सही नहीं है। इसके बजाय जो रे मॉडल है, जिसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के जो रेज के रूप में जो लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, वो मॉडल सही है। तो इन पर्टिकुलर इब्न अल हैथम, जिसको लैटिन में अल हैजन के नाम से भी जाना जाता है, उसने एक किताब लिखी 1038 में, जिसका इंग्लिश अनुवाद है ऑप्टिक्स, और अरेबियन में उस किताब को किताब अल मंजिर, मनाजिर भी बोला जाता है, जिसमें कहा जाता है कि जो लाइट के कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफी सही वे में उसमें बताए गए थे। तो उसने बहुत सारी रिफ्लेक्शन, जो स्फेरिकल सरफेसेस के ऊपर या जो पैराबोलिक मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, उसको भी उसने मैथमेटिकली डिटेल में बताने की कोशिश करी। तो वहां से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है लाइट के बारे में और डेवलप हुई।
उसके बाद इब्न हाइथम, जो अल हज़न का जो काम है 13th सेंचुरी में लैटिन में ट्रांसलेट किया गया, और उसके बाद और फिलोसोफर्स जो उन्होंने उसके ऊपर काम किया साइंटिस्टों में, रोजर बेकन जो था, उसने वो माना जाता है कि वो सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने इंसानों की नजर की करेक्शन के लिए लेंसेज की इजाद करी। क्योंकि धीरे धीरे पहले तो लाइट का थॉट प्रोसेस जो था वो इवॉल्व हुआ, फिर पता चला जी हम लाइट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कि हम लेंसेज से गुजारे हैं तो लाइट को हम एक जगह फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से उसने फिर एक ऐसा लेंस बनाया जिससे विजन जो है, सबसे पहला दुनिया का जो लेंस बना था 13th सेंचुरी में बना था, रोजर बैकन माना जाता है कि उसने विजन करेक्शन का सबसे पहला लेंस दुनिया में बनाया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद यूरोप में रिनेजेंस का पीरियड आया 1500 1600 में। बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम करना शुरू किया। जो पहला थॉट प्रोसेस था जो मेडिवल टाइम्स में इस्लामिक सिविलाइजेशन में जो थॉट डेवलप हुआ था, उसके ऊपर और साइंटिस्टों ने काम किया। माइक्रोस्कोप बनाए कुछ साइंटिस्टों ने 1590 1608 में। नीदरलैंड्स के कुछ साइंटिस्ट ने माइक्रोसॉफ्ट का इजाद किया, उसका इनोवेशन हुआ। फिर हांस लिपशी, उसने टेलीस्कोप को इन्वेंट किया। दोस्तों क्योंकि जैसे जैसे हमें पता चला कि ये जो लाइट है ये कहीं से रिफ्लेक्ट होती है, और उस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हम लाइट की रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज और मिरर्स की कॉम्बिनेशन की मदद से। तो धीरे धीरे साइंटिस्ट ने टेलीस्कोप्स और माइक्रोसॉफ्ट बना लिए। इसी माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप की हेल्प से गैलीलियो ने 1610 में जुपिटर के जो मून्स हैं उनको डिस्कवर किया, क्योंकि उससे हम दूर की चीजों को पास देख सकते थे। और गैलीलियो ने सैटर्न की रिंग्स को भी डिस्कवर किया 1610 में। उसके बाद केपलर ने मैथमेटिकल एनालिसिस जो लेंसेज का था उसकी पूरी एक थ्योरी बनाई, जिसको नाम दिया गया डियोप्ट्रिस। अभी भी जो लेंस की पावर है उसको डियोप्टर में हम मेजर करते हैं। तो वो केपलर ने जो जब वो थ्योरी बनाई थी लेंसेज के बारे में, उसको डियोप्ट्रिस बोला गया। फिर एक एम्पिरिकल एविडेंस दिया गया एक डच एस्ट्रोनॉमर जिसका नाम था स्नेल, विलब्रॉड स्नेल, जिसने 1621 में बताया कि जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी जो रिफ्रैक्शन कैसे अफेक्ट होती है। उसके बाद स्नेल्स लॉ के ऊपर बेस्ड बहुत सारे और एविडेंस है। दोस्तों एक साइंटिस्ट ने थॉट डेवलप किया, दूसरे ने उसको टेस्ट किया कि भाई ये थॉट करेक्ट है या नहीं है, उसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट किए गए। धीरे धीरे वो थॉट्स आगे आगे डेवलप होते गए। तो जो 1676 में डैनिश एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था ओली रोमर, उन्होंने अपने मेजरमेंट ऑफ चेंजेस इन द अपरेंट ऑर्बिटल पीरियड्स ऑफ मून ऑफ जुपिटर उसको भी मेजर कर लिया था रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की थ्योरीज और लेंसेज के मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली उसको उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था। और उन्होंने इससे ये भी बताया कि रोमर ने ये भी बताया कि जो लाइट की स्पीड है वो इनफाइनाइट नहीं होती। लाइट की स्पीड जो है एक पर्टिकुलर स्पीड पे लाइट ट्रेवल करती है, पर किस स्पीड पे ट्रेवल करती है वो बाद में पता चला, उससे और एक्सपेरिमेंट किए गए कुछ साइंटिस्टों के द्वारा और फिर पता चला। मैंने अभी स्नेल्स लॉ की बात करी। दोस्तों स्नेल्स लॉ के बाद बहुत सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन करना इजी हो गया। जैसे अगर आप देखें कि अगर एक वाटर टम्बलर में अगर आप किसी पेन को डुबोएं तो वो हमें बाहर से टेढ़ा दिखता है, या अगर हम किसी चीज को अगर हम अपने उंगली को भी अगर वाटर में डिप करें तो हमें लगता है कि जी उंगली छोटी हो गई है। तो इसका कारण क्या है कि जो लाइट की बेंडिंग है, जो लाइट रेज हैं वो हवा से पानी के अंदर जब जाती हैं तो वो बेंड होती हैं कि पर्टिकुलर वे में। उसको एक्सप्लेन किया गया था स्नेल्स लॉ के बाद, स्नेल्स लॉ से। तो हमें पता चल जाता था कि जी लाइट जो है इस तरह से बेंड होती है, तो इसलिए वो हमें वो चीज डिफरेंट नजर आती है जब वो किसी दूसरे मीडियम में हम देखते हैं एक मीडियम से। इसी स्नेल्स लॉ का एप्लीकेशन प्रिज्म भी होता है। वैसे प्रिज्म के थ्रू जो स्पेक्ट्रम है वो काफी देर के बाद न्यूटन ने स्टडी किया था। उसने देखा कि जी जो लाइट है वो 7 रंगों में डिवाइड हो रही है, और उसने उसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज डेवलप करी।
बट उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रिज्म से जब लाइट गुजरती है वो अलग अलग कलर्स में डिवाइड क्यों हो जाती है, हमें स्नेल्स लॉ की मदद लेनी पड़ती है। स्नेल्स लॉ ये बोलता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम, हवा से ग्लास के अंदर जाती है, तो वो उसके अलग अलग जो वेवलेंथ हैं, उसके जो अलग अलग कलर्स हैं, वो अलग अलग वेज में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, वो अलग अलग वेज में मुड़ जाते हैं। ठीक है, अलग अलग एंगल पे मुड़ते हैं। और जब वो अलग अलग एंगल पे मुड़ते हैं तो वो ग्लास में से जब गुजरते हैं तो उनका जो डिस्टेंस है, पाथ लेंथ जो है वो अलग अलग हो जाती है, क्योंकि वो प्रिज्म है वो इस तरह से एक एंगल की वे में बना होता है। और जैसे ही वो जब ग्लास से बाहर आती हैं सारी रेज, वो फिर से अलग अलग एंगल्स अपनी वेवलेंथ के हिसाब से फिर से मुड़ती हैं, बट वो एक दूसरे से स्प्लिट हो जाती हैं और वो हमें एक रेनबो कलर दिखता है। इस तरह से हम रेनबो को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जो जिसमें लाइट रेज एक जगह से ऑप्टिकल फाइबर में एंटर करती हैं, और वो फाइबर चाहे बेंड भी हो रहा हो और दूसरी जगह तक, चाहे वो 1 किलोमीटर लंबा फाइबर हो या जितना मर्जी लंबा वो फाइबर हो, तो एक जगह से लाइट एंटर करके फाइबर के अंदर से दूसरी जगह से निकलती है। वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू लाइट ट्रेवल करती है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर से। उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए स्नेल्स लॉ का ही यूज किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद ये तो हो गया जो थॉट प्रोसेस लाइट का वेव्स के लिए या रेज के लिए। बट धीरे धीरे थॉट प्रोसेस डेवलप होता गया, साइंटिस्ट ने और फिनोमिना ऑब्जर्व करे कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट भी होता है, कि लाइट सिर्फ पैरेलल रेज में नहीं चलती, ये फास्ट मूविंग पार्टिकल की तरह भी होती है। और कुछ साइंटिस्टों ने इस तरह के कुछ अपने क्लेम्स दिए, बट उस टाइम पे बहुत अर्ली था उस चीज के ऊपर कुछ भी फेयरली बताना। अगर हम देखें तो न्यूटन एक इस तरह का बहुत बड़ा जाइंट है जिसने सबसे स्टार्टिंग में आइडियाज दिए कि लाइट का जो नेचर है वो ड्यूअल नेचर होता है। उस वक्त जब न्यूटन ने ये आइडिया दिया तो किसी ने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि न्यूटन को हम जानते हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन के बारे में दिए, हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि न्यूटन 3 लॉज ऑफ मोशन जो होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो दोस्तों हम न्यूटन को उस चीज के लिए जानते हैं, न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में बताया, न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन के बारे में बहुत कुछ बताया, पर न्यूटन ने ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताया, क्योंकि न्यूटन के जो मेन एक्सपेरिमेंट्स थे वो उसने एक प्रिज्म के ऊपर किए, और उसने ये जानने की कोशिश करी कि भाई चलो ये मान लिया कि स्नेल्स लॉ से एक्सप्लेन होता है कि लाइट की बेंडिंग अलग अलग एंगल्स पे होती है, अलग अलग वेवलेंथ्स जो हैं लाइट के अंदर वो अलग अलग एंगल्स पे बेंड करती हैं जब वो एयर से ग्लास और ग्लास से एयर में जाती हैं, तो इसलिए वो सारी की सारी रेज उसमें स्प्लिट हो जाती हैं। पर न्यूटन का थॉट ये था दोस्तों कि ऐसा क्यों है कि लाइट बेंड करती क्यों है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रे जब जाती है तो वो बेंड क्यों करती है। देखा जाए तो न्यूटन इसको इस चीज के बारे में न्यूटन ने इसको बहुत ही गहराई में पकड़ने की कोशिश करी, और न्यूटन ने एक उसके ऊपर अपना एक थॉट दिया कि भाई जो लाइट है वो प्योरली रेज नहीं है, इसका वेव नेचर ही अकेला नहीं होता, इसका पार्टिकल नेचर भी है। न्यूटन की जो केयरफुल इन्वेस्टिगेशंस थी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट जो उसने 1660 में करी, तो उसने ये बताया कि व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ कलर्स, ये तो हमें पता है। पर वो इस चीज को स्ट्रगल करता रहा इस चीज को फॉर्मुलेट करने के लिए कि नेचर ऑफ लाइट होता क्या है। उसने अपने सारे थॉट्स एक बुक में लिखे 1704 में, जिसका नाम था ऑप्टिक्स। कि उसने ये बताया कि जो लाइट होती है उसके अंदर एक स्ट्रीम ऑफ कॉर्पुस्कल्स होते हैं जिसको पार्टिकल्स बोलते हैं। लाइट इज नॉट ओनली द रेज, इट इज ए स्ट्रीम ऑफ कॉर्पुस्कल्स और पार्टिकल्स। और उसके कारण जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो वो मीडियम चेंज होने के कारण उन कॉर्पुस्कल्स की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि हर मीडियम की अपनी अपनी डेंसिटी होती है, जिसको हम लाइट के केस में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल देते हैं, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिफरेंट है। जो ग्लास के पार्टिकल्स की मीडियम की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी एयर के पार्टिकल्स या उसकी डेंसिटी से ज्यादा होती है। इसलिए जैसे ही लाइट उसके अंदर मुड़ती है
उसके अंदर जाती है, एयर टू ग्लास जाती है, तो वो पार्ट उसके अंदर जो कॉर्पस्कल्स हैं, उनकी स्पीड चेंज हो जाती है। तो ये न्यूटन का थॉट था। और न्यूटन ने ये भी कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम। उसने कहा कि जैसे ही वो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, ये थॉट बाद में गलत प्रूव हुआ, क्योंकि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा हाई होती है, और किसी मीडियम में जैसे ही लाइट जाती है तो वो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। पर इस फिनोमिना कि भाई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है वो बेंड क्यों होती है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये थॉट आया कि जी, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो जाती है। अलग-अलग वेवलेंथ्स के जो कंपोनेंट्स हैं व्हाइट लाइट के अंदर, वो अलग-अलग स्पीड से जाते हैं। और अलग-अलग स्पीड्स पे कैसे जाते हैं? क्योंकि अलग-अलग मीडियम्स की डेंसिटी अलग-अलग होती है, और लाइट के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए वो डेंसिटी के अपनी-अपनी डेंसिटी के हिसाब से वो पार्टिकल अलग-अलग स्पीड पे जाते हैं और वो बेंड हो जाते हैं अलग-अलग डायरेक्शन में, इसलिए प्रिज्म में से। तो बहुत ही जीनियस थॉट था दोस्तों ये न्यूटन का। और न्यूटन ने इस चीज की नींव रखी इस थॉट के ऊपर कि लाइट का नेचर सिर्फ वेव नेचर नहीं होता, ये पार्टिकल नेचर भी होता है। बट उसके बाद जो लाइट के ऊपर जो स्टडीज थी, जो बहुत सारे साइंटिस्ट और आए, फेराडे या मैक्सवेल, उन्होंने इतना ज्यादा काम किया लाइट के ऊपर कि कुछ 200 साल तक, 150 200 साल तक इस थॉट को पूरी तरह से किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि न्यूटन ने अपने एक पेपर में लिख दिया ऑप्टिक्स 1704 में कि ये ऐसा होता है। पर आफ्टर न्यूटन्स डेथ ये पूरी का पूरा जो मॉडल है एकदम से साइलेंट रहा, किसी ने इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं किया। बट सडनली हम देखेंगे अब आगे की स्लाइड्स में कि 20th सेंचुरी में एकदम से फिर से लोगों का इंटरेस्ट जाग गया कि नहीं, लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फिनोमिना है नेचर में जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का सहारा लेना पड़ता है। तो हम अब देखते हैं दोस्तों कि किस तरह से लाइट के डिफरेंट डिफरेंट उसको स्टडी करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को डिवाइस किया गया। पहला तो है जी लाइट एज रे। ये हमें पता है कि लाइट एक सरफेस पे जाती है, पड़ती है, तो वो रिफ्लेक्ट होती है। अगर वो सरफेस कोई ट्रांसपेरेंट हो तो कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट हो जाता है। और उसकी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर करी। उसके कारण बहुत सारे मिरर्स, लेंसेज, माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स, बहुत सारे सरफेसेस डिस्कवर किए गए, कैमरास डिस्कवर हुए। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो लाइट का रे नेचर है, उसमें वो सफिशिएंट था। हमने देखा जी, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स एक डिवाइस कर लिया गया, जिसमें माना जी लाइट जो है एक प्लेन ऑफ रेज होती है, जो हम एरो की तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो प्लेन ऑफ रेज एक सरफेस के ऊपर अगर फॉल करता है तो वहां से वो रिफ्लेक्ट भी हो सकता है, रिफ्रैक्ट भी हो सकता है। और उससे हम कैमरा का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करते हैं, टेलीस्कोप कैसे वर्क करते हैं, ह्यूमन आई कैसे वर्क करती है, वो सारी की सारी चीजें हम एक्सप्लेन कर सकते थे। इसलिए सबसे जो पुराना जो कॉन्सेप्ट है या मॉडल है लाइट को अंडरस्टैंड करने का, वो है रे ऑप्टिक्स। और ये 16th 17th सेंचुरी तक इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से डेवलप कर लिया गया था। तो ये देखिए कुछ एप्लीकेशंस हैं, इससे ह्यूमन आई कैसे वर्क करती है हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हैं, मिरर्स हैं, लेंसेज हैं, किस तरह से काम कर सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से बहुत सारे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप्स साइंटिस्ट ने डेवलप कर लिए थे। और वो काम कैसे करते हैं, मैथमेटिकली भी और ज्योमेट्रिकली भी उसको एक्सप्लेन प्रॉपरली किया जा सकता था। इसलिए लाइट का रे नेचर जो है एक एक्सेप्टेड थॉट माना गया। ठीक है दोस्तों, तो कैमरास कैसे वर्क करते हैं ये भी हम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ह्यूमन आई कैसे वर्क करती है ये भी एक्सप्लेन किया जा सकता था। बट फिर उसके बाद कुछ और एक्सपेरिमेंट आए, जिससे रे ऑप्टिक्स जो लाइट का जो मॉडल था, रे मॉडल था, वो सफिशिएंट नहीं था। साइंटिस्ट को एक नया मॉडल अपनाना पड़ा लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए, जो उसको हम बोलते हैं वेव मॉडल। कि भाई जो रे ही सफिशिएंट नहीं है, जिसमें लाइट स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करती है, बट ये एक वेव मॉडल है। और वो कौन सा फिनोमिना था, उसके लिए जो कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ साइंटिस्टों ने करे,
उसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बहुत सारी सेंचुरीज की ऑब्जर्वेशन के बाद डेवलप तो हो चुकी थी, पर और फिनोमिना जो थे जिसमें डिस्पर्जन एक ऐसा फिनोमिना है, या जो और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट्स के जो फिनोमिना है उनको एक्सप्लेन करने के लिए वेव ऑप्टिक्स का सहारा लेना पड़ा। उससे हमें पता चला कि जी लाइट एक रे ही नहीं है जो स्ट्रेट लाइन में चलती है, ये एक वेव है जो एक साइन वेव की तरह मूव करती है। तो उस कॉन्सेप्ट को और डेवलप किया गया, ये वेव ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है। और वेव ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूजफुल होता है हमें लाइट को डिस्कस करने के लिए? लाइट का जो वेव ऑप्टिक्स का जो मॉडल है, वेव मॉडल है, वो हम तब यूज करते हैं उन फिनोमिना को यूज करने के लिए जब जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं लाइट के साथ, उनका जो डायमेंशन है लाइट के वेवलेंथ के डायमेंशन से कंपेरेबल हो। अगर तो हम बात करें जी जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी जो डायमेंशन लाइट जैसे टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, उनके डायमेंशन बहुत बड़े होते हैं, लाइट की वेवलेंथ तो बहुत कम होती है, वो तो 0.4 माइक्रोन 0.7 माइक्रोन होती है। ठीक है। बट जिसको बोला जाता है कि 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶, सो 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ अ मीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.4, सो वो जो है उसकी वेवलेंथ। और इतनी कम वेवलेंथ की जो लाइट है, नॉर्मली अगर हम मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में देखें तो सारा काम चल जाता था, पर जब हमने मिनिएचराइजेशन करी, जब हमने देखा कि जो लाइट की जो इंटरेक्शन है स्मॉल सरफेसेस के साथ, उस वक्त हमें लाइट का वेव नेचर देखना पड़ा कि वेव कैरेक्टर जो है वो ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम किसी भी चीज की शेडोज को देखें इन पैरेलल लाइट, तो वो पूरी तरह से शार्प नहीं होती शेडोज, क्योंकि लाइट बेंड करती है फ्रॉम द एजिस और उससे थोड़ा सा डिस्पर्जन होता है। तो और पोलराइजेशन ऑफ लाइट भी एक ऐसा फिनोमेना है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए वेव नेचर का सहारा लेना पड़ा। तो फिर एक नया मॉडल क्रिएट किया गया, रे मॉडल सफिशिएंट था बहुत सारी चीजों के लिए, पर सब चीजें उससे एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, तो नया मॉडल क्रिएट किया गया जिसको कहा गया जी लाइट इज अ वेव। राइट। तो ये 1700s में इसमें ये मॉडल आया। और माइकल योंग के एक्सपेरिमेंट थे, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट उसने किए, उसने इंटरफेरेंस फिनोमिना एक्सप्लेन किया कि जी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और हमें वो एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं कुछ जगह पे, या मैं एक अलग वीडियो उसके ऊपर बना सकता हूँ बीच में। तो वेव फिनोमिना ऑफ लाइट उससे एक्सप्लेन होता था। और उसके साथ साथ 19th सेंचुरी में ये चीज पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो गई थी कि लाइट की जो प्रॉपर्टीज हैं रेज की तरह ही नहीं है, ये वेव प्रॉपर्टीज होती है। जैसे साउंड वेव चलती हैं, या वाटर में ड्रॉप फेंको तो वो एक वेव्स पानी के अंदर होती हैं, तो लाइट भी एक स्पेसिफिक टाइप की वेव्स हैं। पर अभी भी किसी को ये नहीं पता था कि ये है तो वेव्स, क्योंकि हम कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं वेव थ्योरी को यूज करके, पर लाइट अगर वैक्यूम में भी चलती है तो वो कैसे चलती है? तो उसके लिए एक जेम्स क्लर्क मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1860 में पूरी की पूरी थ्योरी डेवलप करी। इन्होंने बताया कि जो ये वेव नेचर ऑफ लाइट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट है और ऑप्टिक्स भी है। और उन्होंने उसको डिटेल में मैथमेटिकल वे में पूरी की पूरी थ्योरी बना दी। और जो परफेक्ट थ्योरी मानी जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बनाई थी। उन्होंने माइकल फैराडे के बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है उसमें यूज करी इस थ्योरी को बनाने के लिए। और तब तक सबको ये पूरा यकीन हो चुका था कि जी जो लाइट है ये वेव है। उसके बाद हाइनरिच हर्ट्ज ने 1888 में, जनरल फिजिसिस्ट थे, उन्होंने देखा कि जी ये सारे जो मैक्सवेल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ईएम वेव्स के, ये सिर्फ विजिबल लाइट के ऊपर ही नहीं लागू होते, ये रेडियो वेव्स के ऊपर, या माइक्रोवेव्स के ऊपर, अल्ट्रा वायलेट रेस के ऊपर, एक्सरेज, सबके ऊपर ये लागू होता है। तो इससे पता चला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनका नेचर सेम होता है, ये सब कुछ एक ही स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। विजिबल लाइट उसमें से एक चीज है जो हमें अपनी आंखों से दिखती है।
इसी तरह की अगर हम किसी और वेवलेंथ पे चले जाएं, अगर उसके हम ऊपर अपना रिसीवर ट्यून करें, कोई अपना मोबाइल फोन या अपना रेडियो ट्रांजिस्टर या अपना टेलीविजन का रिसीवर, तो वो भी उसको कैच कर सकता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है पूरी तरह से इन सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करती थी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मॉडल जो है लाइट का एक्सेप्ट किया गया, एक एस्टेब्लिश्ड मॉडल एक्सेप्ट हुआ। तो दोस्तों हम पहले पहले लाइट के बहुत सारे वेग से हमने थॉट्स देखे, उसके बाद रे ऑप्टिक्स का थॉट आया, फिर वेव ऑप्टिक्स का थॉट आया, और फिर लाइट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का थॉट आया। तो हाइनरिच हर्ट्ज ने बोला कि जी जिसको हम रेडियो वेव्स बोलते हैं वो भी बेसिकली उसी चीज का हिस्सा है जिस जो लाइट है। तो इसमें हम देख सकते हैं ये सिर्फ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज का ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ इंफ्रारेड रेज, रडार वेव, माइक्रोवेव, टेलीविजन वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, एवरीथिंग इज सेम। उसमें से एक छोटा सा पोर्शन ऐसा है, पर्टिकुलर वेवलेंथ ऐसी है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसलिए वो विजिबल लाइट है। तो बहुत बड़ी एक मॉडल में विजिबल लाइट को फिट किया गया और हम इसको और भी अच्छे वे में इन चीजों को यूज करने लायक हो गए। हमें पता था कि भाई लाइट क्या होती है। बट अगेन दोस्तों बहुत सारे और फिनोमिना नेचर में थे जो लाइट के साथ रिलेटेड थे, बट ना तो वो रे ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन किए जा पा रहे थे, ना उनको हम वेव ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन कर पा रहे थे, ना ही हम उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मॉडल में फिट कर पा रहे थे। वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटोसिंथेसिस, बहुत सारे फिनोमिना थे। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर से साइंटिस्ट ने और थॉट दिया, और पता चला जी जो न्यूटन ने जो थॉट दिया था अपने टाइम में, वो कॉर्पुस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट की लाइट पार्टिकल्स होते हैं, वो थ्योरी, वो वाला जो मॉडल है, वो उसके ऊपर ठीक तरह से फिट बैठ रहा है। जो मैक्सवेल का जो मॉडल था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वाला, उन फिनोमिना में फिट नहीं बैठ रहा था। इसलिए बताया कि जी लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, लाइट का वेव नेचर भी है। कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हम लाइट का वेव नेचर यूज करते हैं, और कुछ फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए हम लाइट का जो पार्टिकल नेचर यूज करते हैं। तो जो फर्स्ट 2 decades ऑफ 20th सेंचुरी लेफ्ट द स्टेटस ऑफ नेचर ऑफ लाइट कंफ्यूज्ड, ये है क्या, लाइट इज वेव फिनोमिना वाज इनडिस्प्यूटेबल। क्योंकि जब मैक्सवेल ने अपने पूरा एक थ्योरी बनाई, मैथमेटिकल थ्योरी, तो उसमें बहुत सारे फिनोमिना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, रडार्स एंड सब कुछ बहुत अच्छी तरह से फिट हो पा रहा था। बट अगेन जब ये और फिनोमिना के ऊपर डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, और तब जाके जो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के ऊपर फिर से डिबेट स्टार्ट हुआ। जो ओरिजिनली न्यूटन का थॉट था उसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट, स्पेशली आइंस्टाइन ने भी काम किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, फोटॉन्स ऑफ विजिबल लाइट आर एनर्जेटिक एनफ टू इनिशिएट सम क्रिटिकली इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। कि भाई किन्हीं कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके ऊपर अगर हम लाइट डालें तो वो एकदम से वो केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस है, फोटोवोल्टिक सेल है, उसके ऊपर लाइट पड़ती है, एक पर्टिकुलर सरफेस होता है, तो वो फोटोवोल्टिक सेल, उसमें करंट प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब लाइट सिर्फ वेव नहीं है, लाइट इज ऑल्सो हैविंग सम इम्पैक्ट। कि अगर वो किसी सरफेस पे पड़ती है तो वो उस सरफेस के ऊपर कुछ ऐसा इम्पैक्ट करती है कि वो सरफेस इफेक्ट करता है। तो दैट मीन्स लाइट के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं, तो इसका मतलब लाइट का पार्टिकल नेचर भी है। तो इस तरह से डुअलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने थॉट प्रोसेस लेके आए, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट आया, फोटोन का कॉन्सेप्ट आया, आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट आया, और अभी आजकल जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है उसको बोला जाता है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो दोस्तों जो लाइट की थ्योरी है, इस तरह से लग रहा है कि अभी भी हमें एक यूनिफाइड थ्योरी नहीं मिल पाई। पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है अगर हम इस चीज को देखें कि किस तरह से जो लाइट की हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ह्यूमंस की अंडरस्टैंडिंग है, वो किस तरह से डेवलप हुई धीरे धीरे। जैसे जैसे साइंटिफिक थॉट डेवलप होता गया, हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइट की, ये कैसे प्रोड्यूस होती है और ये लाइट का नेचर क्या होता है, उसको हम यूज भी कर रहे हैं, उससे हम बहुत सारी चीजें भी बना रहे हैं,
और उसका हम एक मॉडल भी बना रहे हैं उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए। तो रे ऑप्टिक्स एक कंप्लीट मॉडल माना जाता था, उसके बाद फिर वेव मॉडल आया जिससे एक कम्युनिकेशन के अंदर पूरा रेवोल्यूशन आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मॉडल के बाद फिर अब ये जो है क्वांटम ऑप्टिक्स या क्वांटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है वो आई, और उसके थ्रू क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, इन चीजों के ऊपर आजकल रिसर्च चल रही है। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है लाइट का जो कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको ध्यान से देखें कि एक मॉडल उसके ऊपर फिट नहीं होता, इसमें डिफरेंट मॉडल्स हमें धीरे धीरे जैसे जैसे साइंटिस्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती गई उसको फिट करना पड़ा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस वीडियो का विषय यही था कि लाइट की जो थ्योरीज हैं वो किस तरह से डेवलप हुई। मैं और वीडियोस बनाऊंगा इन इंडिविजुअल थ्योरीज को एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी लाइट की डिटेल में एक्सप्लेन करता है और बताता है कि जी लाइट बेसिकली वही है जो हम रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स वगैरह की बात करें तो लाइट का नेचर बेसिक वही होता है। बट अगर इस वीडियो में की डिस्कशन हम देखें तो इसमें हमने और बहुत सारे थॉट्स इनकॉर्पोरेट कर लिए कि जी लाइट का नेचर सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन का नेचर नहीं है, लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर भी है। तो उसके ऊपर हम और इंटरेस्टिंग चीजें जो वीडियो है बनाएंगे और इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे इस वीडियो के ऊपर अपने कमेंट्स जरूर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें आपको और किस तरह के टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहते हो, और मैं आपको उस तरह का कंटेंट बना के प्रेजेंट करूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।